यार जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के टफ एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, जो कि उच्च स्तरीय एमसीक्यू होंगे। जिस तरह से पैटर्न आपका एग्ज़ाम को देखने को मिल रहा है, जिसमें बहुत सारे कोड्स काफ़ी आ रहे हैं, कूट वाले प्रश्न आ रहे हैं। इसके अलावा आपका स्टेटमेंट बेस्ड या फिर आपका कथन कारण वाले क्वेश्चन, तो वो सारे क्वेश्चन इसमें हमने ऐड किए हैं। और आज का जो टॉपिक है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर टॉपिक से, यानी हर यूनिट से कोशिश की जा रही है कि हर यूनिट के एक एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, और इसमें जो क्वेश्चन मिलेंगे वो लगभग सारे ही जो आपके सिलेबस में देखने को मिलेंगे उनसे रिलेटेड मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, द रिपब्लिक में प्लेटो के विचारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिएगा, कथन ध्यान से पढ़ना है और फिर हमें सही आंसर को चुनना होगा। पहला कथन है कि प्लेटो मानता है कि दार्शनिक की श्रेणी से योग्य महिलाओं को रोकना कोई अर्थ नहीं रखता, क्योंकि एक दार्शनिक में जिन गुणों की आवश्यकता होती है वो लिंग से प्रभावित नहीं होते हैं। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्लेटो ने द रिपब्लिक की पुस्तक 5 में दार्शनिक रानियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। आप देखिए कौन से कथन सही होंगे। तो अगर बात की जाए जेंडर तटस्थ था, जो आपका प्लेटो है, मतलब जेंडर के प्रति पूर्वाग्रह वो नहीं रखते थे, और उन्होंने ये मानना था उनका कि महिलाओं को दार्शनिक बनने से नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि जो गुण एक दार्शनिक में होने चाहिए वो लिंग से प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, दार्शनिक रानियों का स्पष्ट वर्णन इन्होंने अपनी बुक में नहीं किया है। मतलब महिलाओं को या समानता की बात जरूर की है, लेकिन बुक में प्रॉपर वर्णन नहीं किया है इसका कि दार्शनिक रानियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। यानी पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। यानी अगर विकल्प में देखें, अब देखिए केवल ऐसे नहीं है कि हमने कर लिया क्वेश्चन कि पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा गलत है, और अब ध्यान से देखना कि ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में क्या है कि सही चुनना है। सही क्या है इनमें से, तो केवल एक सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। तो ये भी देखना है। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन तो सही सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यहाँ कूट में फंस जाते हैं, वो जल्दीबाजी में, या सही है सही नहीं है पढ़ते हुए, और लॉन्ग लेंथी जब क्वेश्चन होते हैं तो ये गलतियां अमूमन ज़्यादा होती है। क्योंकि एक तो लेंथी पेपर आपको पढ़ना होता है, उसको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है, उसके बाद मुश्किल से उसके आंसर तक पहुंचते हैं, और उसके बाद ये छोटी सी मिस्टेक अगर हो जाती हैं तो वो बड़ा आपका रिजल्ट को प्रभावित करने वाला होता है। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से ध्यान से देखने होंगे। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इस प्रश्न में एक कथन है, एक कारण है, और कोड के अनुसार हमें अपना उत्तर चुनना होगा। तो कथन कह रहा है, अभी कथन ए, कि प्लेटो और अरस्तु इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सके कि उनके समाज में राजनीतिक सत्ता सोफिस्टों द्वारा शुरू किए गए एक मजबूत व्यक्तिवादी दार्शनिक आंदोलन द्वारा और कमज़ोर हो गई है। देखिए ये कहा है कि प्लेटो और अरस्तु दोनों ही इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर पाए कि सोफिस्टों ने जो शुरू किया है एक मजबूत व्यक्तिवादी दार्शनिक आंदोलन द्वारा क्या हो गया है कि कमज़ोर हो गई है समाज में राजनीतिक सत्ता की बात इन्होंने की है। इसका कारण बता रहे हैं कि जो सोफिस्ट दार्शनिक हैं वो मौजूदा व्यवस्था की न्याय संगतता को स्वीकार नहीं कर सके, क्योंकि मनुष्य को सभी चीज़ों का मापदंड माना है। तो देखिए ये कथन बिल्कुल सही है, और ये इसका कारण भी सही है। यानी कथन सही है, कारण भी सही है, और जो आर है, जो आपका रीज़न है, वो असर्शन की सही व्याख्या भी है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी है। अब देखिए ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा आप लोग। देखिए आप लोग क्या सही आंसर दे पा रहे हैं, पॉज करके इसका आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर देखिए आगे क्या इसका आंसर आता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी रचनाएं जो प्लेटो की हैं वो सुकरात के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हैं। अमूमन हम पढ़ते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पढ़ते हैं, हम बोलते हैं कि अधिकतर जो प्लेटो की रचनाएं हैं उनमें सुकरात का प्रभाव है। चाहे वो उनके शुरू के संवाद हों, एपोलॉजी जो
पूरी तरह से एक तरह से प्लेटो पर बेस्ड है। क्रीटो हो गया। तो ये कुछ शुरुआती संवाद उनके हैं जो कि प्लेटो पर बेस्ड हैं। इसके अलावा सिम्पोजियम, रिपब्लिक, फीडो, तो ये सारे जो हैं ये आपके प्लेटो इनमें मुख्य पात्र है। इसके अलावा जो बाद के इनकी राइटिंग्स हैं उनमें कुछ राइटिंग्स है जो प्लेटो के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त हैं। और अगर इनमें बात की जाए तो जैसे कि मैंने बताया एपोलॉजी भी है, फीडो में भी सुकरात का प्रभाव है। अब हमें ये चुनना है कि किस में नहीं है। इनकी जो लास्ट में रचनाएं आई थी जैसे द स्टेट्समैन जो है ये बाद में रचना आई थी। द लॉज भी जो है ये बोला जाता है कि प्लेटो की सबसे अंतिम रचना है। एक फैक्ट तो ये ध्यान रखिएगा कि सबसे अंतिम रचना कौन सी है, द लॉज है। तो द लॉज और द स्टेटमैन जो है वो आपका एक तरह से सुकरात से पूरी तरह से स्वतंत्र है। यानी जो बाद के संवाद हैं इनके, तो इसमें आ गया आपका स्टेट्समैन आ गया और द लॉज आ गया। ये दोनों ही क्या हैं, सुकरात के प्रभाव से पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो ये क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है। थर्ड और फोर्थ यानी हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध प्लेटो के दर्शन से है। अब देखिए इनमें से चुनना है। प्लेटो की थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी ठीक से। तो अभी यहाँ पर देखिए कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जो प्लेटो के द्वारा सुझाए गए हैं। अब इनमें से बताना है कि कौन से कॉन्सेप्ट जो हैं प्लेटो से रिलेट नहीं कर रहे हैं। देखिए प्लेटो के दर्शन से हैं, किसका संबंध प्लेटो के दर्शन से, हमें वो चुनना है जिनका संबंध प्लेटो के दर्शन से है। धातुओं और धरती से जन्मे हुए लोगों का मिथक, तो ये वही है जो उदात्त झूठ वाला कॉन्सेप्ट था प्लेटो का। उदात्त झूठ वाला कॉन्सेप्ट की मतलब एक भ्रांति वो फैलाते हैं कि धातुओं और धरती से जन्मे हुए लोग हैं। उदात्त झूठ का एक प्रसार करते हैं कि जो लोग हैं वो धातुओं और धरती से जन्मे हुए लोग हैं। तो ये क्या है, प्लेटो से रिलेटेड है। गुफा का रूपक, एलेगरी ऑफ केव, गुफा का सिद्धांत हमने अपना थ्योरी सेक्शन में पढ़ा है इसको प्रॉपर तरीके से, ये भी प्लेटो का सिद्धांत है। स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत, अब अगर आप रिकॉल कर पा रहे होंगे तो ये अरिस्टोटल की थ्योरी है। स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत, स्वर्णिम मध्यमान, मिडिल पाथ थ्योरी, गोल्डन मीन ऑफ, तो ये वाली जो थ्योरी है ये अरिस्टोटल की है। विभाजित रेखा का रूपक, ये भी प्लेटो से रिलेटेड है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। गुफा का रूपक हो गया, गुफा का दृष्टांत भी पूछा जाता है। इसके अलावा एक और वर्ड ध्यान रखिएगा, मोची व डॉक्टर, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी शब्दावली प्लेटो से रिलेटेड नहीं है। परछाइयाँ एक शब्दावली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उदात्त झूठ मैं बता चुका हूँ। और एक और जो कॉन्सेप्ट है वो है भीतरी आँखें। तो अगर इस तरह के आ गए आपके पास इनमें से पहचानने के लिए, तो अगर इस क्वेश्चन का हम आंसर देखें तो फर्स्ट भी है, गुफा का रूपक भी है, और फोर्थ भी है विभाजित रेखा का रूपक, यानी थर्ड वाला नहीं है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ यानी लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरस्तु के नागरिकता पर दृष्टिकोण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरस्तु से रिलेटेड नागरिकता का जो अरस्तु का दृष्टिकोण है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो नागरिकता के बारे में दो कथन दिए गए हैं। अरस्तु नागरिक की परिभाषा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में करते हैं जिसकी विशेषता यह है कि राज्य में न्याय, प्रशासन और पद धारण दोनों में उसका हिस्सा होता है। पहली बात देखिए, पहला स्टेटमेंट तो ये है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि वो सभी के लिए नागरिकता को वांछनीय मानते हैं। अब देखिए पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा कि नागरिक की परिभाषा वो ऐसे ही देते हैं कि वो राज्य में न्याय, प्रशासन और पद धारण दोनों में उसका हिस्सा होता है, यानी एक योग्य व्यक्ति होता है। लेकिन सभी के लिए नागरिकता वांछनीय मानते हैं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये तो हमने बहुत बार रिवीजन कर करके पढ़ा है कि महिला, बच्चे, बुजुर्ग, इनको वो नागरिकता प्रदान करने के पक्ष में नहीं है अरस्तु। तो महिला हो गए, बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, इसके अलावा दासों को भी नागरिकता की श्रेणी से बाहर रखा जाए। तो अगर देखें तो केवल पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, उत्तर हमें चुनना है। तो चौथा ऑप्शन अगर हम देखें तो केवल एक सही है। इस तरह से आप इसको अटेम्प्ट करेंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए, महिलाओं पर अरस्तु के दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिलाओं पे अरस्तु के दृष्टिकोण हमें देखने हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, पुरुष की अच्छाई निरपेक्ष रूप से अच्छाई है जबकि महिला की अच्छाई सापेक्षिक होती है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि पुरुष की अच्छाई वो निरपेक्ष रूप से अच्छाई बोलते हैं, महिला की अच्छाई के लिए सापेक्षिक रूप से अच्छा कहते हैं, पूरी तरह से अच्छाई नहीं है। मतलब महिलाएं घर के निजी दायरे तक सीमित हैं क्योंकि व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध नैसर्गिक है। बिल्कुल बोल दिया है कि जो व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध हैं वो प्राकृतिक हैं, नैसर्गिक हैं और उसके दायरे तक महिलाओं को सीमित रहना है, ऐसा कहते हैं अरिस्टोटल। और इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट अगर देखें कि राजनीतिक जीवन में उन लोगों की भागीदारी की आवश्यकता है जो अवकाश के समय और संपत्ति के मामले में समान हो, महिलाओं के पास ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। और ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और तीनों ही स्टेटमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। सिंगल स्टेटमेंट आ सकता है, सारे ही एक साथ आ सकते हैं, तीनों आपके ध्यान रहेंगे तो इनसे आपको क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो अगर हम देखें तो सही आंसर क्या हो गया हमारा, सारा स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमने अरस्तु के नागरिकता का दृष्टिकोण देखा, महिलाओं पे अरस्तु का क्या दृष्टिकोण है, तो दो कॉन्सेप्ट हमारे वैसे भी क्लियर हो जाते हैं। आइए, अरस्तु का कहना है, दो स्टेटमेंट है फिर से। कथन ए है, अरस्तु का कहना है कि किसी भी विषय का विज्ञान प्रयोजनवादी होना चाहिए, प्रैग्मेटिज्म होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट तो कह रहा है कि प्रयोजनवादी होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि प्रयोजनवाद एक ऐसा नैतिक सिद्धांत है जो कुछ नैतिक कर्तव्यों को स्वयं सिद्ध और परिणामों से परे बिल्कुल अनिवार्य मानता है। देखिए, टीलियोलॉजिकल भी बोलते हैं हम प्रयोजनवाद को, जो प्रयोजनवाद का कॉन्सेप्ट है, इसमें जो अध्ययन पद्धति है ये अरस्तु जो है यूज़ करते हैं प्रयोजनवादी अध्ययन पद्धति को। तो इसमें अगर देखें तो इसका जो उद्देश्य होता है वो पहले से डिसाइडेड होता है और फिर जो है कल्पना की जाती है। और इसमें ये भी बोला है कि अरस्तु कहते हैं ना कि राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है। तो इसका मतलब ये कहते हैं कि पहले से इसका जो कॉन्सेप्ट समझाते हैं अरस्तु कि प्रयोजनवाद का प्रयोग वो किस तरह से करते हैं। तो वो कहते हैं कि किसी भी चीज़ में एक तरह से जो कल्पना की जाती है वो अंश से होती है और उसके बाद उसे पूर्ण रूप से बनाया जाता है। यानी जैसे टेबल बनाना है तो उसका अंश लकड़ी को लेकर उसको टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये कहता है। अब यहाँ कहा गया है कि ऐसा नैतिक सिद्धांत है जो कुछ नैतिक कर्तव्यों को स्वयं सिद्ध और परिणामों से परे बिल्कुल अनिवार्य मानता है। तो ऐसा नहीं है। पहला स्टेटमेंट सही है कि किसी विषय का विज्ञान जो है प्रयोजनवादी होना चाहिए, जो कि मैंने आपको समझाया किस तरह से, और कारण इसका आर गलत है, यानी ए सत्य है किंतु आर असत्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दास्ता पे भी देख लेते हैं। दास्ता पे अरस्तु के विचारों से संबंधित कथनों पर हमें यहाँ पर विचार करना है। तो ये दास्ता से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ जाएगा अरस्तु का। पहला स्टेटमेंट है कि दास्ता स्वामी के लिए अवकाश का सृजन करती है। बिल्कुल, दास्ता क्या करती है, स्वामी के लिए अवकाश का सृजन करती है। बिल्कुल, क्योंकि इनका कहना है कि जो स्वामी है, जो स्वामी है, उनके पास टाइम नहीं है क्योंकि वो राष्ट्र के बहुत महत्वपूर्ण कार्यों में लगे हुए हैं। तो उनके लिए अवकाश का सृजन का काम करेंगे दास। दास एक सजीव यंत्र है, कहते हैं कि दास एक सजीव यंत्र है, ये भी कहते हैं अरस्तु। दास उत्पादन का एक यंत्र है। देखिए, दास उत्पादन का एक यंत्र की अगर बात करें तो ये दास को उत्पादन का यंत्र नहीं बोलते हैं, बल्कि क्या कहते हैं, कार्य का उपकरण है, यानी कार्य का यंत्र है, न कि उत्पादन का। तो कार्य का यंत्र बोलते हैं, उत्पादन का यंत्र नहीं बोलते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। चुनना क्या है, कौन से या कौन सा कथन सही है। तो पहला और दूसरा कथन हमारा सही है, यानी इसमें भी अगर हम देखें तो हमारा करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन, पहला और सेकंड हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। बेंथम के अनुसार निम्नलिखित में से सुख मापने के लिए कौन से मापदंड का प्रयोग समाज के स्तर पर किया जाता है। समाज के स्तर पर कौन से मापदंड का प्रयोग किया जाता है बेंथम के द्वारा सुख को मापने के लिए। देखिए, सामाजिक स्तर की बात कर रहे हैं, स्थायित्व, उर्वरता, शुद्धता, विस्तार, ये सारे ही जो हैं सुख मापक यंत्र बताए हैं। और इसके अलावा 8 बताए हैं बेंथम ने। और 8 में अगर देखें हम तो इसमें स्थायित्व आ गया, उर्वरता आ गया, शुद्धता आ गया, विस्तार आ गया।
ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या था, तीव्रता था, इंटेंसिटी जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा निकटता था, निकटता। और इसके अलावा अगर देखें तो शुद्धता आ गया इसमें, विस्तार भी आ गया इसमें, निश्चितता, निश्चितता हो गया इसमें एक, निश्चितता। तो इस तरह से जो 7 यंत्र बताए हैं, सुख मापन के 7 यंत्र बताएं, ये 7 उपकरण बताते हैं अरस्तु। तो अब ध्यान रखना है कि ये 3, तीव्रता, निकटता, निश्चितता, स्थायित्व, उर्वरता, शुद्धता, ये जो 6 हैं, ये 6 के 6 जो हैं ये व्यक्तिगत सुख को मापने के उपकरण हैं। व्यक्तिगत, ये व्यक्तिगत सुख को मापते हैं, लेकिन जो इसमें विस्तार है, एक्सटेंट, ये आपके समाज के सुख को मापने का यंत्र है। वेरी वेरी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि बाकी 6 के 6 जो इनके सुख मापक के यंत्र हैं या जो उपकरण बताए हैं बेंथम ने, वो व्यक्तिगत सुख मापने के लिए बताए गए हैं। और इसमें से एक विस्तार ऐसा है जो ये देखता है कि उस कार्य से समाज के कितने लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, विस्तार को देखता है। तो विस्तार जो है वो सामाजिक स्तर के सुख मापने का उपकरण है। बाकी जो मापदंड हैं वो व्यक्तिगत यानी पर्टिकुलर किसी पर्सन के सुख मापने के उपकरण हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नांकित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करते हुए उन्हें अराजक भ्रम कहा है? तो अराजक भ्रम, इसके अलावा निरे, निरर्थक, ये शब्द याद रखिएगा क्योंकि ये पूछे जाएंगे एग्ज़ाम्स में। निरे, निरे, निरर्थक या सिंपल नॉनसेंस, कभी इंग्लिश ही वर्ड दे देगा, सिंपल नॉनसेंस। किसके लिए? प्राकृतिक अधिकारों का घोर विरोध करते हैं। कौन करते हैं? बेंथम करते हैं। और बेंथम इनको बोलते हैं कि एक तरह से क्या है, ये कानूनी अधिकारों का समर्थन करते हैं, प्राकृतिक अधिकारों का विरोध करते हैं। इनको निरे, निरर्थक कहते हैं, अराजक भ्रम कहते हैं। इसके अलावा एक वर्ड्स और ध्यान रखिएगा, बैसाखियों पर टिकी बकवास, बैसाखियों पर टिकी बकवास भी कहते हैं। एनार्कियल फैलेसीज जो बुक है वो इसके लिए फेमस है, इनकी एनार्कीज फैलेसीज। और आंसर हमारा हो जाएगा बेंथम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेंथम के शास्त्रीय उपयोगितावाद के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। आइए उपयोगितावाद के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ से हम क्लियर करके चलते हैं। ये कह रहा है कि सभी मनुष्य सुख को अधिकतम करना चाहते हैं और दुख को न्यूनतम करना चाहते हैं। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यही उपयोगितावाद की मेन थ्योरी है। बहुत आप लोगों ने रटा हुआ है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। सभी सुख को जीवन में आध्यात्मिक शांति के लिए एक साधन के रूप में चाहते हैं, आध्यात्मिक शांति के लिए एक साधन के रूप में चाहते हैं सुख को। अब ये स्टेटमेंट थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि जीवन में आध्यात्मिक शांति के एक साधन के लिए सुख है, कहीं आध्यात्मिक शांति की बात इन्होंने नहीं करी है बेंथम ने। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। हम सुख की अधिकतम मात्रा चाहते हैं, न कि सर्वोत्तम गुणात्मक सुख। बिल्कुल, ये क्वांटिटी की बात करते हैं बेंथम, बाद में मिल आते हैं, इसको अपोज करते हैं और क्वालिटी की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि सुखों गुणात्मक सुख ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वांटिटी की जगह। बेंथम कहते हैं कि जो पुष्पिन का खेल है, एक तरह से कंचे खेलने वाला जो खेल है, वो और किसी कविता पाठ की वैल्यू बराबर है अगर आपको आनंद उससे मिल रहा है। लेकिन मिल आते हैं, मिल बोलते हैं कि कविता पाठ का सुख जो है वो बहुत अधिक है गेम्स खेलने से कुल मिलाकर। तो वो गुणात्मक सुख की बात करते हैं, सर्वोत्तम गुणात्मक सुख की बात करते हैं मिल, कि क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। और क्वालिटी की बात करते हैं बेंथम, यानी मात्रा अधिकतम चाहते हैं, गुण अधिकतम नहीं चाहते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया, पहला और तीसरा हमारा सही हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा जेएस मिल एक ऐसा समुद्र है जिसमें बेंथम और मिल, जेम्स मिल, तो क्या जेम्स मिल कौन है? जेएस मिल के फादर हैं। ये तो क्या, अपितु कॉलरिज, सेंट साइमन, कॉम्टे, टॉकविले जैसी कितनी ही विचारधाराएं अवसान पा रही हैं। तो ये एक तरह से मिल का जो दर्शन है, जेएस मिल का दर्शन है, इसकी व्यापकता की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो मिल का दर्शन है वो बहुत व्यापक है, और इतना व्यापक है, इतना बड़ा समुद्र है कि उसमें बेंथम और मिल तो आ ही जाएंगे, इनके फादर,
इसके साथ साथ कॉलरिज, सेंट साइमन, कॉम्टे, टॉकविले, ये बहुत फेमस थिंकर हैं, इनकी सारी विचारधाराएं इसी समुद्र में अवसान पा रही हैं, ऐसा कहा है। ये स्टेटमेंट किसने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और ये जो स्टेटमेंट है ऑप्शन आपके सामने है, हेराल्ड लास्की का ये स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नांकित में से कौन जॉन स्टुअर्ट मिल को तर्कवाद का संत कहता है? मिल के लिए तर्कवाद का संत शब्दावली का प्रयोग किसने किया है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो तर्कवाद का संत ऑप्शन आपके सामने है, ये कहा है विलियम ग्लेडस्टोन ने कहा है, जिसकी फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट में आलोचना करते हैं बेंथम। तो विलियम ग्लेडस्टोन जो है मिल को तर्कवाद का संत कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि तर्कवाद का संत जो है जे.एस. मिल को किसने कहा है, तो वो आपका कहा है आपका विलियम ग्लेडस्टोन ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए, हेगल की बुक द सिस्टम ऑफ लॉजिक दिया गया है, बेंथम की बुक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, टी.एच. ग्रीन की बुक्स लेक्चर्स ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन और जे.एस. मिल की बुक द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन। तो अब अगर यहाँ पर देखें कौन सी बुक जो है वो सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हेगल की द सिस्टम ऑफ लॉजिक सुमेलित बुक चुनी हमने, तो सिस्टम ऑफ लॉजिक जो है ये मिल की बुक है, पहले तो ये ध्यान रखिएगा। हेगल की ऐसी ही बुक है, अब इनमें कन्फ्यूजन होता है इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हेगल की जो बुक है वो है द साइंस ऑफ लॉजिक, तो द साइंस ऑफ लॉजिक की अगर बात करें तो ये हेगल की बुक है, और अगर बात करें सिस्टम ऑफ लॉजिक तो ये किसकी बुक है? मिल की बुक है, पहला तो ये ध्यान रखिएगा। बेंथम की बुक दी गई है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस, ये बुक भी बेंथम की नहीं है। आप पूछो ये बुक किसकी है, तो ये टी.एच. ग्रीन की बुक है, तो ग्रीन की बुक है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। टी.एच. ग्रीन की बुक दी गई है लेक्चर ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो लेक्चर ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अगर बात करें तो जो लेक्चर्स ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ये आपकी बुक जो है ये लॉर्ड एक्टन की बुक है, तो ये लॉर्ड एक्टन की बुक हो गई। और जे.एस. मिल की द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन जो है ये सही है, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन किसकी बुक है? आपका ये जे.एस. मिल की बुक है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा। केवल एक बुक इसमें मैच्ड है, बाकी बुक किसने लिखी है हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अपनी किस रचना में हेगल ने नौकरशाही प्रणाली की दार्शनिक सराहना की है? कौन सी बुक में नौकरशाही प्रणाली की दार्शनिक रूप से सराहना करते हैं हेगल? तो ऑप्शन आपके सामने है, साइंस ऑफ लॉजिक, फिलॉसफी ऑफ राइट, द फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, या फिर लेक्चर्स ऑन एस्थेटिक्स। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका फिलॉसफी ऑफ राइट में जो है नौकरशाही प्रणाली की दार्शनिक सराहना करते हैं हेगल, यानी इसमें वो चाइना, इंडिया, पर्सिया इनके शासनों के इतिहास की व्याख्या करते हैं कि उनके देखते हैं कि ओरिजिनल हिस्ट्री क्या है, रिफ्लेक्टिव हिस्ट्री क्या है, फिलोसॉफिकल हिस्ट्री क्या है, तो उस आधार पर वो क्या करते हैं नौकरशाही प्रणाली की दार्शनिक रूप से सराहना करते हैं। बुक का नाम ध्यान रखना है, किस में करते हैं? फिलॉसफी ऑफ राइट में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस पुस्तक में लेनिन विश्व अर्थव्यवस्था के भीतर, लेनिन की बात की जा रही है कि कौन सी बुक में लेनिन जो है विश्व अर्थव्यवस्था के भीतर द्विस्तरीय संरचना, कोर और पेरिफेरी, यानी सेंटर और पेरिफेरी मतलब बाहरी जो परिधि होती है उसकी बात करते हैं, कौन सी बुक में करते हैं? अब देखिए पहले तो बुक्स देखिएगा, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड किसकी बुक है? लेनिन की बुक है। स्टेट एंड रेवोल्यूशन लेनिन की बुक है। बुक बहुत अच्छे स्तर की बुक्स हैं, ये ज़रूर ध्यान होनी चाहिए, क्वेश्चन बन सकते हैं। इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म, जो इम्पीरियलिज्म है उसको हाईएस्ट स्टेज बताया है, पूंजीवाद का उच्च स्तर। और व्हाट इज़ टू बी डन, ये भी जो है लेनिन की बुक है। बुक सारी लेनिन की हैं, हमें बताना है कि कौन सी बुक में वो कोर एंड पेरिफेरी की बात करते हैं, कौन सी बुक में वो विश्व जो अर्थव्यवस्था है उसको 2 भागों में द्विस्तरीय संरचना, कोर एंड पेरिफेरी की बात करते हैं। तो ये करते हैं इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म में, ये इस तरह का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। मार्क्स के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन है वस्तुओं का उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य के समान है। जो वस्तुओं का मूल्य है उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य समान होता है? नहीं होता है, इनमें अंतर होता है। और इस अंतर को क्या कहते हैं? इस अंतर को क्या कहते हैं? सरप्लस वैल्यू कहते हैं, या फिर आपका क्या बोलते हैं, अतिरिक्त मूल्य कहते हैं इसको। तो इसमें अंतर होता है। पहला ही स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कहा गया कि एक वस्तु की उपयोगिता उसके उपयोग मूल्य का निर्माण करते हैं। वो वस्तु कितनी उपयोगी है उसके आधार पर उसका उपयोग मूल्य तैयार होता है। ये स्टेटमेंट सही है। पहली दृष्टि में विनिमय मूल्य वस्तुओं के परिमाणात्मक संबंधों को प्रकट करता है। वस्तुओं के परिमाणात्मक संबंधों को प्रकट करता है, ये कहा गया है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो केवल सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। इसमें फोर्थ ऑप्शन एक होगा, हाँ फोर्थ ऑप्शन में, तो ये हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है। आइए ग्रामसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ग्रामसी के विचारों के बारे में गलत कथनों को चिन्हित कीजिए। तो ग्रामसी के विचारों के बारे में हमने गलत कथन चुनना है। तो ऑप्शन आपके सामने है एंटोनियो ग्रामसी। हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है एंटोनियो ग्रामसी के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट है क्रांतिकारी परिवर्तन स्वार्थ के कारण होगा। पहला कथन कि क्रांतिकारी जो परिवर्तन है वो स्वार्थ के कारण। अरे ग्रामसी बोलते हैं कि स्वार्थ और भूख के कारण क्रांतियाँ नहीं होती है। ये स्टेटमेंट है ग्रामसी का। ये कहते हैं कि क्रांति के लिए बौद्धिक और नैतिक सुधार आवश्यक है। क्रांति जो है भूखे रहने से नहीं होती है, यानी भूख और स्वार्थ से नहीं होती है, बौद्धिक और नैतिक स्तर पर क्रांति होती है। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। क्या कहा है? क्रांतिकारी परिवर्तन स्वार्थ के कारण होगा, नहीं कहा है। स्टेटमेंट गलत हो गया। सफलतापूर्वक परिवर्तन लाने के लिए अधिरचना और नागरिक समाज महत्वपूर्ण है। अधिरचना और नागरिक समाज महत्वपूर्ण है, ये स्टेटमेंट कहते हैं सही है। बुर्जुआ मूल्यों का वर्चस्व रहता है क्योंकि सर्वसाधारण उससे दूर रहते हैं, ऐसा भी नहीं कहा है ग्रामसी ने। ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। ये कहते हैं मूल्यों का वर्चस्व इसलिए रहता है क्योंकि जो सर्वसाधारण जनता है वो मूल्यों को अपना लेती है, उन्हें एक तरह से सामान्य नॉलेज मान लेती है, और आम जनता इस मूल्यों से दूर नहीं रहती है, बल्कि इसका अनजाने में इसका समर्थन करती हैं। तो क्योंकि सर्वसाधारण इससे दूर रहते हैं, यहाँ से ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने कहा कि बुर्जुआ मूल्य का वर्चस्व तो रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आम जनता जो है इनसे दूर नहीं रहती है, इनको अपना लेती है, लेकिन जानबूझ के नहीं, अनजाने में अपना लेती है, क्योंकि इसको इसका नॉलेज नहीं रहता है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है हमारा ये भी स्टेटमेंट जो है क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। हमें चुनना क्या है? गलत कथनों को चुनना है। तो पहला गलत है और तीसरा गलत है, तो फर्स्ट और थर्ड हमारे गलत हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन देखेंगे तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन से विद्वान ने जॉन रॉल्स के चिंतन को ग्लेडस्टोनवादी या स्पेंसरवादी कहा है? देखिए, ग्लेडस्टोनवादी और स्पेंसरवादी चिंतन कहा है। किसके चिंतन को? जॉन रॉल्स के चिंतन को। ऑप्शन देखिएगा आपके पास, और सही आंसर है इसका ब्रायन बेरी। तो ब्रायन बेरी ने रॉल्स के जो विचार हैं उनको ग्लेडस्टोनवादी या स्पेंसरवादी कहा है। ऐसा क्यों कहा है कि ये विलियम ग्लेडस्टोन जो हैं ब्रिटिश लिबरल पीएम ये रहे हैं, और इसकी तरह नैतिकवादी और व्यक्तिवादी लिबरलिज्म, तो नैतिकवादी इनके सिद्धांत थे, तो इसलिए ग्लेडस्टोनवादी कहा। स्पेंसर ने क्या किया था? न्यूनतम राज्य की अवधारणा दी थी, और जो डार्विनवाद है उसके समर्थन करते हुए उन्होंने कहा था कि और न्यूनतम राज्य की तरफ इसका झुकाव था। तो इसलिए ब्रायन बेरी ने इन्हें ग्लेडस्टोनवादी और स्पेंसरवादी कहा है। आइए अगला क्वेश्चन जॉन रॉल्स से ही रिलेटेड है कि जॉन रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है उसके बारे में हमें सही कथन बताना है। देखिएगा, पहला ऑप्शन है निष्पक्षता के रूप में न्याय संघर्ष की संभावनाओं को कम करता है क्योंकि यह बहुमत के हित का संरक्षण करता है।
तो ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या कह रहा है कि निष्पक्षता के जो रूप में जो न्याय है वो संघर्ष की संभावनाओं को कम करता है, ये ठीक है, लेकिन बहुमत के हित का संरक्षण करता है ऐसा नहीं कहते हैं। यानी अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख जो है वो उपयोगितावाद कहता है। रॉल्स क्या कहते हैं कि अल्पसंख्यकों और समाज के कमज़ोर वर्गों का रक्षण करना न्याय का लक्ष्य होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। निष्पक्षता के रूप में न्याय सभी विवेकशील मनुष्यों द्वारा स्वीकृत किए जाने की क्षमता रखता है। निष्पक्षता के रूप में न्याय इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जॉन रॉल्स का। तो ये सही है कि अगर निष्पक्षता के रूप में न्याय आएगा तो उसको सभी लोग, सभी जो हमारे विवेकशील मनुष्य हैं वो उसको स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं। और व्हील ऑफ इग्नोरेंस की जो कल्पना है, अज्ञानता का पर्दा, वो भी ध्यान रखना है। निष्पक्षता के रूप में न्याय परस्पर व्यापी मतैक्य का प्रयोजन बन सकता है। जो आपका निष्पक्षता के रूप में न्याय है वो क्या बन सकता है, ओवरलैपिंग कॉन्सेंसस बन सकते हैं या परस्पर व्यापी मतैक्य, यानी परस्पर आपस में मतभेद इनमें हो सकते हैं। तो ये भी कहा है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारे इसमें सही हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, सेकंड और थर्ड। तो ये थे, हमने कोशिश किया है कि हाई लेवल के एमसीक्यू हमने ट्राई किए हैं। इसके अलावा इस तरह के हाई लेवल के क्वेश्चन अपनी टेस्ट सीरीज़ में उपलब्ध हैं, चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी टाइम है, अभी 1 महीने से ज़्यादा का टाइम है। तो आप टॉपिक वाइज सारे टेस्ट और इसके अलावा फुल लेंथ जो हमारे दोनों पेपर में 10-10 मिनिमम टेस्ट हैं उनको आप अटैम्प्ट कीजिएगा। अपना स्कोर देखिए, अपनी कमियों को देखिए, कौन से टॉपिक कमज़ोर रह रहे हैं उनको अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा। ये बेस्ट वे ऑफ स्टडी है। तो इस तरह से आप खुद को लेकर चल सकते हैं। और कैसा रहा ये सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।